नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करेंगे खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की। हरियाणा में 24 फरवरी से तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया है और कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लगेगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक विद्यालय में आने से पहले विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता और अभिभावकों की लिखित अनुमति देनी होगी। ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी जारी रहेगी। हरियाणा की शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में ये कहा है कि विद्यार्थियों को स्कूलों में मौजूद होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं इन आदेशों को देखते हुए अब स्कूल संचालकों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा और लंबे अंतराल के बाद अब तीसरी से 5वीं की कक्षा के बच्चे कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। उनको लेकर स्कूल प्रबंधकों ने एंट्री गेट पर बच्चों का शरीर का तापमान व मास्क सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जाएगा और क्लासरूम को सैनिटाइज भी किया जाएगा। सैनिटाइजेशन से लेके रूम सैनिटाइज कर रहे हैं बच्चों के, इवन हमने दरवाजे तक सैनिटाइज किए हैं। स्टूडेंट्स को मास्क कंपलसरी किया गया है। हम एडवाइस कर रहे हैं कि वाटर बॉटल बच्चे शेयर ना करें, लंच बॉक्स शेयर ना करें, डिस्टेंस को फॉलो करें, राइट। हमने जो बेंचेस के अरेंजमेंट है वो भी प्रॉपर एसपीसी के रूल्स को फॉलो करते ही अरेंज किया है। तो स्कूल पूरी तरह से तैयार है बच्चों को बुलाने के लिए। स्कूल एक क्लास में कितने बच्चों को बैठने के लिए? वी आर वेरी लकी इन जेबी। हम तो ऑलरेडी बहुत कम स्ट्रेंथ रखते हैं, क्लास में 20 स्टूडेंट्स का रेशो होता है। कोविड की वजह से हमने और भी रेशो कम कर दिया, तो लगभग 15 से 20 बच्चे एक क्लास में हैं। तो पेरेंट्स से बात होगी आपकी, तो किस तरह से अलाउ कर रहे हैं बच्चों को भेजने के लिए? जी हाँ, एक लंबे अंतराल के बाद बच्चे स्कूल आ रहे हैं। ना सिर्फ स्कूल बल्कि अब तो पेरेंट भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, उनकी शिक्षा लगातार रूप से हो, जो कि अभी ऑनलाइन क्लासेस में नो डाउट बच्चों की स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है अभी कोविड की वजह से। पेरेंट्स भी तैयार हैं, हम लगातार पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट में। किस तरह से प्रयास किया जाएगा? जो पढ़ाई खराब हुई है कोरोना के दौरान, बच्चों की ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए या उनको समझ में नहीं आया, उसको कैसे रिकवर किया जाएगा स्कूल में? जी हाँ, स्कूल ने रिमेडियल क्लासेस जिसको आप कह सकते हैं कि उपचारात्मक कक्षाएं जिसको कहते हैं, कि उसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली है। रिवीजन बहुत अच्छे से किया जा रहा है, बच्चों की लगातार कक्षा परीक्षाएं हो रही हैं, रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्कूल पूरी तरह से तैयार है अपनी योजना के साथ। सर, आपने जैसे देखा ही होगा कि जैसे ही गेट पे एंट्री होती है सबसे पहले तापमान चेक किया जाता है, उसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जैसे कि आपको बताया कि अब सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने निजी और सरकारी दोनों ही स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। अब जो स्कूल खुलेंगे वो नए कायदे कानूनों के साथ खुलेंगे और सरकार कैप्सूल कोर्स के तहत अब परीक्षाएं कराएंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस खबर को विस्तार से। हरियाणा प्रदेश में 24 फरवरी से तीसरी कक्षा से लेकर सरकारी और निजी विद्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्रालय की माने तो पिछले दिनों इन विद्यालयों को खोला गया, जिसमें कुछ विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव आने के चलते विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। लेकिन इस बार दोबारा से नए कायदे कानूनों के तहत विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई है। फरीदाबाद जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया है कि सरकार कैप्सूल कोर्स के तहत प्री बोर्ड की परीक्षाएं कराएगी, जिससे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके। और इसी कड़ी में शिक्षा विभाग की तरफ से जो हिदायतें दी गई है उनके आधार पर विद्यालयों को खोलने की बात कही गई है। वहीं पर हमारे संवाददाता ने फरीदाबाद जिले की जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी से खास बातचीत की है। क्या बातचीत की है ये आपको बताते हैं। को अवसर ऐप पर 9th और 11th के एग्ज़ाम करवाने के विरोध में ज्ञापन दिया है जी। हम चाहते हैं कि जब सभी बच्चे स्कूल में उपस्थित हैं तो उनके एग्ज़ाम अवसर ऐप पर ना लेकर ऑफलाइन लिए जाएं, ताकि किसी भी बच्चे को और शिक्षक को कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि शिक्षक का विकल्प कोई भी अवसर ऐप या कोई भी ऐप नहीं हो सकती। तो सवाल ये भी है कि कोई पेरेंट्स सहमत नहीं है बच्चा को भेजने के लिए, तो उसका क्या करोगे? सर, स्कूलों में उपस्थिति लगभग 80 से 90% है और 9th और 11th के मैक्सिमम बच्चे स्कूलों में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। और इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे थोड़े गरीब हैं, तो 80 to 90% स्टूडेंट्स पर जो फ़ोन है वो काफ़ी कम बच्चों पर है। तो ऑफलाइन लेने पर ज़्यादा बच्चे एग्जाम दे पाएंगे, ऑनलाइन देने पर कम बच्चे एग्जाम। क्या आश्वासन क्या मिला है?
कल से विद्यालय खोले जा रहे हैं, तो नई हिदायतें क्या हैं और किस समीकरणों पर ये विद्यालय जो है दोबारा से चालू किए जाएंगे? ये 3rd to 5th है और 6ठी से 12वीं पहले ही खुल चुके हैं और 3री से 5वीं के लिए जो भी हमारे को अपने डायरेक्टर ऑफिस से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी के अनुसार वो गाइडलाइंस हमने सभी स्कूलों में भेजी है और आज 1-2 स्कूलों को विजिट किया है। सभी स्कूल तैयार हैं। कोरोना काल के चलते 1 साल के विद्यालय बंद रहे हैं, उसके बाद स्कूल खोले गए हैं, तो इसमें सवाल ये भी है कि कुछ बच्चे बीच में पॉजिटिव आ गए थे, तो उनका टेस्टिंग का और बच्चों का सोशल डिस्टेंस कैसे मैनेज किया जाएगा? सोशल डिस्टेंस और टेस्टिंग के लिए भी हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। स्कूलों में कोशिश ये की जा रही है कि एक क्लास में 15 से 20 बच्चे ही बिठाए जाएं और बाकी रूम की कैपेसिटी है और हॉल है, बरांडाज हैं, उसके हिसाब से ही वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स किए जाएंगे ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन या दिक्कतें ना हो। प्री बोर्ड परीक्षाओं की क्या तैयारियां चल रही हैं? प्री बोर्ड परीक्षा की मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा शिक्षा फरीदाबाद का। शुरू करेंगे अगली खबर की और आपको बताएंगे कि किस तरह से सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है और करोड़ों की बिजली का चूना जो सरकार को लग रहा था उसका खुलासा किया है। आपको बता दें कि आटा चक्कियों के ऊपर छापामारी की गई है जिसमें कि कई तरह की कार्यवाही की गई है और क्या क्या कार्यवाही हुई है आइए बताते हैं आपको विस्तार से। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने करोड़ों की बिजली चोरी के मामले का खुलासा किया है। दरअसल टीम ने 3 नंबर इलाके में कई आटा चक्कियों के ऊपर छापा मारा जहां से करोड़ों की बिजली चोरी का मामला सामने आया है। फिलहाल टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी है। दिखाई दे रहा है नजारा फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके का है जहां आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां सरकार को करोड़ों की बिजली चोरी का कर चूना लगाया जा रहा था और सीएम फ्लाइंग की ओर जानकारी मिली थी कि 3 नंबर इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का गोरख धंधा चल रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर छापामारी कार्यवाही की गई। फिर जो सामने आया उसे देखकर तो एक बार सीएम फ्लाइंग की टीम के भी होश उड़ गए। दरअसल यहाँ कई आटा चक्की थी जो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का काम कर रही थी। इनकी बिजली चोरी करने का तरीका भी अलग था। इन्होंने 10 किलोवाट का लोड दिखाकर कनेक्शन लिए हुए थे और जबकि लोड कई गुना ज्यादा था। उस पर भी खास बात ये रही कि मीटर खराब पड़े हुए थे जिसके चलते एवरेज का बिल आ रहा था जो मुश्किल से 6 से 9 हजार के आसपास होता है। फिलहाल टीम को हुए नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। HT कैटेगरी में आता है और उसको 10 किलोवाट का लोड देकर ना एक कनेक्शन यूज कर रहे हैं जिसका बिल कम से कम 35 और 40 हजार रुपये कम से कम बिल आना चाहिए और उसका मात्र 2-3 हजार में काम चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि बिजली चोरी कितनी होगी। बाकी इसके हमने LL1 भर दी गई है, मीटर है वो लैब के लिए रेफर कर दिए गए हैं। जैसा ही उनकी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वो कैलकुलेशन की जाएगी और जैसे लोड के हिसाब से इनकी कैलकुलेशन है जो कि लाखों में बनती है। असलियत तो उसकी जब आएगी जब कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन बड़ा घोटाला चल रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा घोटाला कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि एक 10 किलोवाट का लोड जहां 64 किलोवाट का लोड चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 8 गुना जब बिजली यूज होती है तो कितनी बिजली की चोरी हो रही है। बिजली मीटर खराब थे, बिजली मीटर खराब थे, बिजली मीटर बार बार खराब दिखाए जा रहे थे, खराब होते जा रहे थे। मैं ये बात का भी दावा कर सकता हूँ कि आज जो मीटर लगाए हमने उतार कर वो भी मैं नहीं सोच सकता कि वो ज़्यादा दिन चल पाएंगे क्योंकि इतना लोड। और अपने विजिलेंस के जो दिल्ली विभाग की विजिलेंस है उनके एसएचओ साहिबान से संपर्क किया, उनको साथ लेके यहाँ पे चेकिंग कराई। चेकिंग पे पता चला कि यहाँ पर 3 लोगों द्वारा जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, आस मोहम्मद, श्रीमती सायरा और असगर, इनके द्वारा यहाँ पे 9 व 10 किलोवाट के ही बिजली मीटर लगवाए हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा एक मीटर पर करीब 35 किलोवाट, दूसरे पर करीब 30 किलोवाट और तीसरे मीटर पर करीब 64 किलोवाट बिजली प्रयोग की जा रही है। तीनों ही बिजली मीटर जो है ना एसडीओ साहब द्वारा जब चेक किए गए तो बंद मिले हैं। इसके संबंध में एसडीओ साहब ने जो बिजली विभाग की कार्रवाई है, LL1 फॉर्म होता है, लाइन लॉस फॉर्म नंबर 1, वो भरा है। उसके अतिरिक्त
उनके द्वारा विधि अनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है, किस तरह की प्लानिंग है? अभी इस बारे में जो है ना बिजली विभाग का जुर्माना बनता है, कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ होगी जो मीटर होल्डर हैं, जिनके नाम मीटर लगे हुए हैं। जुर्माना होता है, अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो उसके बाद संभवतः उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो हम जो देख रहे हैं काफी बड़े पैमाने पर हाँ, तो उसी हिसाब से इन्होंने जो सैंक्शन लोड कराया हुआ था, जैसे 10 किलोवाट का था और प्रयोग कर रहे हैं 64 किलोवाट। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और आपको बता दें कि रबड़ के गोदाम में आग लगी है और ये आग इतनी भयंकर रही कि चारों तरफ धुआं ही धुआं रहा। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया है। क्या है पूरा मामला बताते हैं। फैजाबाद के सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी के रबड़ के गोदाम में भयंकर आग लग गई है। आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर तक धुआं इस आसमान में छाया रहा। सुबह लगी आग पर दोपहर तक पूरी तरह से काबू पा लिया गया और आग को काबू पाने में आसपास के दर्जनों दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस हादसे में किसी के हताहत होने का कोई समाचार नहीं मिला। दिखाई दे रहा है नजारा सोहना रोड स्थित सरूरपुर औद्योगिक इलाके में गली नंबर 3 स्थित TCM कंपनी का है, जहां रबड़ और पॉलीथीन का काम होता है। सुबह कंपनी बंद थी और कंपनी के बाहर किसी ने कूड़े में आग लगा दी थी। ये आग अंदर रबड़ गोदाम तक जा पहुंची और देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। सुबह के समय जब बादल काले हो गए तो आसपास के लोगों ने देखा कि उसके पड़ोस में स्थित कंपनी में आग लगी हुई है और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस और दमकल कर्मियों को दी। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और पुलिस ने और दमकल की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मी की माने तो किसी ने कंपनी के बाहर कूड़े में आग लगा दी थी और ये कूड़े की आग अंदर तक बचा पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बबलू, क्या था मामला, कैसे आग लगी, कैसे पता चला आपको आग कंपनी में आग लगी है? ये आया था, वो गाड़ी आई थी तो उसी चक्कर में आया था कांटा कराने के लिए जी। तब देखा तो आग पकड़े रखी थी तो मैं बुझाने की कोशिश किया, नहीं बुझी। तो किस चीज़ की कंपनी है, क्या बनता है इसमें? पन्नी बनती है, दाना भी बनता है। क्या नाम है कंपनी का? TC। आग की वजह कोई सामने नहीं आई? नहीं। तो कब से आग लग रही है? ये 7 बजे। तो फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो अब कितनी गाड़ी पहुंचे? एक डेढ़ घंटे बाद पहुंची है। फ़ोन किया, उधर बोले चौक पे आ जाओ, चौक पे भी गया, वहाँ आधा घंटा खड़े रहे तब गाड़ी आई तो काफ़ी देर हो गई है और उसके बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया? नहीं पाया। तो कितनी गाड़ियाँ अब तक आपके सामने आई? एक गाड़ी आई थी, वो उसका पानी खत्म हुआ, वो थोड़ी देर 15-20 मिनट रुकी, वो उसका पानी खत्म हो गया। आप क्या करते हो उस कंपनी में? मैं भी मशीन चलाता हूँ। मशीन चलाते हो? तो कितने बंदे काम कर रहे थे नाइट शिफ्ट में? नाइट शिफ्ट में कर रहे थे 6 बंदे। तो 10 सब सुरक्षित है बाहर हैं? सब बाहर हैं कंपनी से? बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी की कार्यवाही कर रही है। देर रात इसी कड़ी में फिर से स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की और छापेमारी बंसल नर्सिंग होम पर की है। आपको बता दें कि फैजाबाद के बल्लभगढ़ में देर रात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बंसल नर्सिंग होम में छापेमारी की और लिंग अनुपात के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू की है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है नजारा, ये हंगामा बल्लभगढ़ के बंसल नर्सिंग होम के बाहर का है, जहां पर देर रात स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि हॉस्पिटल के अंदर लिंग जांच की जा रही है और फर्जी ग्राहक तैयार कर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल में छापेमारी की और हॉस्पिटल स्टाफ को रंगे हाथों लिंग जांच करते हुए पाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की और उनके साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की शिकायत के बाद पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। भ्रूण की जांच के लिए एक यहाँ पे जांच इलीगल वे से जांच की जा रही है बंसल नर्सिंग होम में। तो उन लोगों ने वहाँ पे जो डॉक्टर अपराजिता हैं और उनके रिसेप्शनिस्ट और 3 अन्य जो महिलाएं हैं वो उसके अंदर शामिल पाई गई थी। तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने कंप्लेंट दी और अपनी सारी की सारी कार्रवाई उन्होंने बंसल नर्सिंग होम में बैठ के जो फॉर्मेलिटीज़ थी केस की उन्होंने वो की। उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुछ तोड़फोड़ भी की गई हॉस्पिटल में, क्या कुछ था पूरा मामला? उसमें उस दौरान जब वो कार्रवाई कर रहे थे कुछ प्रेस के लोग भी आए थे वहाँ पे, तो वो
गेट के बाहर खड़े हुए थे, तो भीड़ की वजह से वो शीशा वगैरह टूटा था। वो उन्होंने थोड़ी सी जो टीम थी जो कार्रवाई कर रही थी उनसे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, तो उन्होंने उनके खिलाफ़ भी कंप्लेंट, उसी कंप्लेंट के अंदर उन्होंने उनके खिलाफ़ लिखा है कि उनके जो काम वो जो कर रहे थे उसको उन्होंने बाधा डाली है, तो उस कंप्लेंट के अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा में अभी। चलिए खबरों में बात करेंगे आप पलवल की। पलवल हुड्डा सेक्टर 2 ग्राउंड में कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए कृषि यंत्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन के अवसर पर किसानों ने कृषि विभाग और कृषि यंत्रों के विक्रेताओं के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। पलवल में कृषि विभाग के इंजीनियर ब्रांच द्वारा जिले के किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए किसानों को बुलाया था, जिसमें कई किसानों ने डीलरों के द्वारा किसानों को गुमराह करने और कृषि यंत्र खरीदने के बावजूद भी बिल नहीं दिए जाने के आरोप लगाए हैं, जिसके कारण उन्हें सब्सिडी नहीं मिल रही है। वहीं ये भी आरोप लगाया गया कि डीलर और कृषि विभाग के अधिकारी मिलीभगत का कर रहे हैं और पुराने यंत्रों और ट्रैक्टरों पर भी सब्सिडी जारी कर देते हैं, जिसका खामियाजा ना दूसरे किसानों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम है उन्हें 50% या अधिकतम 63,000 की सब्सिडी दी जा रही है। पहली बात तो जो पहला इशू है जो डीलर से बिल का है, उसके अनुसार उसके डीलर के से बैठ के बातचीत करनी चाहिए और संभव हो तो बिल हमारे पास जब ओरिजिनल बिल आ जाएगा तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, और जब तक ओरिजिनल बिल नहीं आएगा तो हमारा कार्यालय इसके लिए असमर्थ है कि उसको कुछ कार्रवाई कर सके। जैसे ही ओरिजिनल बिल आएगा तभी हम कार्रवाई कर पाएंगे। उसको डीलर के साथ बैठ करके या फिर डीलर के सलाह खिलाफ अगर जो समझे कार्रवाई तो कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अगर जो उसने पेमेंट कर दिया और बिल नहीं दे रहा है तो उसको कार्रवाई करने का हक है सरकारी नियम के अनुसार। दूसरा जो जहाँ तक पुरानी मशीन का सवाल है, ये जो आपने 19-20 की असल में एक स्कीम चल रही थी हमारे स्मैम 19-20, बीच में कोरोना का पीरियड आ गया और किसी वजह से जो पता लगा कि जो किसान हमारी मशीन 0 टिल ड्रिल लेकर के नहीं आया था। पीछे ये गेहूं का सीज़न निपटा है और गेहूं के सीज़न में उसने मशीन चलाई है तो उसको पुरानी हो चुकी होगी मशीन, हम ये मान के चल रहे हैं। तो इस तरह से ये स्थिति हो सकती है। कमीशन ले लेते हैं? हाँ जी, दोनों कमीशन लेते हैं। किसान के पास 15 साल का ट्रैक्टर की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उनके पास भी सब्सिडी मिल जाती है उनको भी। हालांकि ये वो है नहीं, इसमें इसकी वैलिडिटी खत्म होगी उसको तो किसान को मिलना ही नहीं चाहिए, पर उस पर भी सब्सिडी देते हैं, ले देंगे कमीशन। अब जो किसान यहाँ पे अपने ट्रैक्टर और ये मशीनरी लेकर के आए हैं, इनके पास में इनमें कुछ है जी, कुछ में नहीं है माल। कुछ किसानों के बिल कट गए हैं, उनका माल भी नहीं आया, दुकान पर माल भी नहीं है, और बिल काट के एग्रीकल्चर में पहुँच गए, उनकी सब्सिडी तैयार है। ऑनलाइन होता है सारा सिस्टम। तो इसकी कोई आवाज़ उठाई आपने? मैंने इनसे बता दिया जी, पर ये तो ये कहते हैं एग्रीकल्चर वाले जब नहीं आए तो फिर देखेंगे आगे, जब आ जाएंगे तो पास कर देंगे। किसी उच्च अधिकारी से बात की आपने? मैंने की थी जी, अब उसने की रिटर्न में दे दो मेरे को लिख के, कल ऑफिस बंद हो गया 3 बजे। अब यहाँ सब लोग हैं, उनसे बात करो, एग्रीकल्चर वाले हैं। में बात करेंगे अभी पलवल की ही और बताएंगे आपको कि किस तरह से निगम ने अपना पीला पंजा चलाया है और अवैध कब्जों पर ये पीला पंजा चला है और तोड़फोड़ दस्ते ने अपनी कार्यवाही की है और कई घरों पर और दुकानों पर उन्होंने अपना पीला पंजा चलाते हुए तोड़फोड़ की है। कार्रवाई के दौरान जब भीड़ इकट्ठा हुई तो मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। पलवल नगर परिषद के तोड़फोड़ दस्ते ने सरकारी जमीन पर बनाए गए मकानों और दुकानों में तोड़फोड़ की इस कार्यवाही में 15 से अधिक गरीबों के मकान और 2 दुकानों को भी तोड़ दिया गया है। गरीब रहम की भीख मांगते रहे और अधिकारी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पलवल के गांव कुसलीपुर गांव में पंचायत के दौरान सैकड़ों लोगों ने पंचायत की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। करीब 3 साल पहले ग्राम पंचायत को समाप्त कर गांव को नगर परिषद क्षेत्र में मिला दिया गया। तब से गांव की पंचायत की तमाम जमीन नगर परिषद की संपत्ति में शामिल हो गई है। इसी संपत्ति के 2.5 एकड़ रकबे में 2 दिन पहले स्थानीय विधायक दीपक मंगला ने पंडित दीनदयाल सामुदायिक भवन एवं पार्क के निर्माण का शिलान्यास किया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए नगर परिषद ने सोमवार को उक्त जमीन के एक हिस्से में कुछ गरीबों के द्वारा बनाए गए कच्चे पक्के मकान को जेसीबी के पीले पंजे से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और नगर परिषद द्वारा की जा रही तोड़फोड़ के दौरान गरीब अपने आश्रय न उजाड़ने की गुहार लगाते रहे। जब अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा तो उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन विधायक द्वारा शिलान्यास कार्य को पूरा करने के लिए किसी की नहीं सुनी गई।
कोई कमेटी से दुकानें तोड़ी जा रही, कोई सूचना नहीं है, एक मिनट में किसी को नहीं पता। ये जमीन किसकी है जिस पर दुकान बनी है? जमीन रोड की है, जीटी रोड की है, कमेटी कोई जमीन नहीं है इसमें। कब से बनाई हुई दुकान? दुकान कितने दिन से बनी? पता नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग से जमीन है, दुकान बनी है। कहना अधिकारियों का क्या कह रहे हैं वो? अधिकारी की तरफ से ये कहना है भी आप आज तक दिन रुक जाओ, ये तोड़ फोड़ मत करो। नहीं, आप तो उनसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आज के दिन आपके घर को क्यों, मतलब क्या कारण बताया, क्या है आपके घर पे आज? लड़की का रिश्ता कर रहे हैं। भांजी हमारी, हम तो घर बाहर के हैं, राजस्थान के हैं जी। तो आपकी भांजी का रिश्ता करने के लिए ये लोग घर पे आए हुए हैं, घर पे आए, उसी घर को तोड़ने के लिए सरकारी मशीनरी आई हुई है। हाँ जी है। तो अधिकारियों का क्या कहना जब आपने ये बात बताई है? तो हमने तो ये बात बताई कि आज का दिन छोड़ दो भी, कल अपना। वो क्या कह रहे हैं फिर? वो क्या कह रहे हैं फिर? मान रहे हैं आपकी बात को? नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं। मान रहे हैं। तो ठीक है। नगर परिषद की ओर से उपायुक्त महोदया से रिक्वेस्ट की गई कि इनको हटाना है, हटाने के दौरान झगड़ा ना हो, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अलग की जाए। उपायुक्त महोदया ने नगर परिषद की रिक्वेस्ट को मानते हुए आज मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है और पुलिस फोर्स की है। तो हम जो ये नाजायज़ कब्जे रोज़ की रोज़ बढ़ रहे हैं, नोटिस देने के बाद भी ये बंद नहीं कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। कितने लोगों के द्वारा नाजायज कब्जे किए गए थे यहाँ पे? ये लगभग 17-18 लोगों को हमने नोटिस दिए हैं, उसमें से 2 आदमियों को। चलिए खबरों में बात करेंगे अब महंगाई की। जी हाँ, बात करेंगे उस महंगाई की जो लगातार बढ़ती ही जा रही है और इस महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बढ़ती महंगाई को लेकर पलवल में आम आदमी पार्टी ने रोष प्रदर्शन किया है और क्षेत्र के तमाम मार्गों से जुलूस निकाला है। आपको बता दें कि महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने विरोध प्रदर्शन कर शहर के विभिन्न मार्गों पर जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बुग्गी पर मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर लाद कर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। पलवल शहर स्थित कमेटी चौक से शुरू हुए आप कार्यकर्ता ने मीनार गेट पर सरकार के खिलाफ भाषणबाजी भी की, जिसके बाद बस अड्डे पर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। पार्टी के जिला संयोजक कुलदीप कौशिक ने बताया कि उन्होंने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बेतहाशा बढ़ते दामों और दिनों रोज बढ़ती कमरतोड़ महंगाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है और शहर के विभिन्न मार्गों पर जुलूस निकाला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका है। पार्टी ने बुग्गी में बाइक एवं रसोई गैस का खाली सिलेंडर रखकर संदेश दिया है कि आम जनता जहां डीजल पेट्रोल के बढ़ते बेतहाशा दामों से निजी वाहनों को छोड़ने को मजबूर हो गई है, वहीं गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने चूल्हा जलाने से भी महरूम कर दिया है। जुलूस अनाज मंडी स्थित पार्टी कार्यालय से चलकर कमेटी चौक, मीनार गेट और रेलवे स्टेशन होते हुए बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर वक्ताओं ने केंद्र एवं हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद गरीब व आम जनता की कमर टूट चुकी है, जिससे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण खेती में लागत बढ़ गई है और रसोई गैस के दाम बढ़ने से घर का पूरा बजट भी बिगड़ चुका है। कोरोना महामारी में जनता को राहत पहुंचाने के बजाय सरकार जनता का तेल निकालने में लगी हुई है। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को जबरदस्ती लागू करके खेती व किसानों को कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहती है। जो ये विरोध प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, उसकी जो जन विरोधी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ है। हम बार बार देख रहे हैं किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, सारी की सारी देश की व्यवस्था चरमरा गई है। हर व्यक्ति पीड़ित, परेशान, व्यथित है। सरकार ने हर समय में हर बार लूटा है। हर आम आदमी, गरीब आदमी बेबस लाचार रहा है सरकार की नीतियों के कारण, महंगाइयों के कारण। कोशी जी, निरंतर पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है कि आपके इस तरह प्रोटेस्ट से सरकार पेट्रोल के दामों में कटौती कर सकती है? जब कभी भी कांग्रेस सरकार थी तभी भी पेट्रोल डीजल बढ़ता, तो यही बीजेपी के नेता कपड़े उतार कर, इनकी जो नेतृत्व
वो प्रदर्शन करते थे, विरोध करते थे। इनकी अब देखते हैं वीडियोस जो हम देखते हैं, तो अब इनको शर्म आनी चाहिए कि जिन कामों के लिए विरोध करते थे, खुद करते थे, कपड़े उतार कर विरोध करते, 2-2 रुपए 1-1 रुपए डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता था, सब्जियों के दाम बढ़ते थे। पूरे नेता बड़े जो राष्ट्रीय लेवल के स्तर के नेता, लेकिन अब इनको ये शर्म नहीं आनी चाहिए जब दोनों वीडियोस देखते हैं, अब वर्तमान की और भूतकाल की। तो हमेशा जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो तो ऐसे ही विरोध करता रहा। ऐसे खबर की और पलवल जिले में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। नागरिक अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा, चेयरमैन नेशनल कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने भी वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग समय पर वैक्सीन लगवाएं। नेशनल कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि पहली डोज लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि शरीर में कोई थकावट व बुखार भी नहीं हुआ। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है और ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है और सुरक्षा के साथ साथ प्रभावी भी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से उनका बचाव होगा और साथ ही उनके परिवार व समाज का भी बचाव होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन को बिना किसी शक के तुरंत लगवाएं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है, ऐसे में यदि हम सभी ने वैक्सीन लगवा ली तो उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि पलवल जिले में कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। जिले में लगभग 80% टारगेट को पूरा कर लिया गया है। वैक्सीन लगवाने के बाद अपने आप को सुरक्षित लगता है और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा कर अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप लोग अफवाह में आप कान मत दीजिए और उसके बारे में मत सुनिए। आप इस वैक्सीन को लगाएं, जब आपका नंबर आएगा तब आप लगाएं। ये वैक्सीन आपको सुरक्षित करेगा, आपको भविष्य में ऐसा बीमारी आपके शरीर के अंदर और घर ना करे, उससे आपको बचाएगा। तो ये बहुत ही चलिए खबरों में बात करेंगे अब होडल की। होडल के शेषसाई में जया एकादशी के पावन पर्व पर मेला लगाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए और पर्व के चलते ब्रज की होली की शुरुआत भी हो गई है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग दूर दराज से आते हैं। होडल के गांव शेषसाई में जया एकादशी पर्व को लेकर विशाल मेला लगाया गया, जहां एक क्षीर सागर भी है जिसमें लोग स्नान करते हैं। बताया जाता है कि ये मेला 400 सालों से लगता आ रहा है। एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं आकर यहाँ विराजमान होते हैं और एक कथा के अनुसार 400 साल पहले गांव खिरबी के 2 भक्त हुए थे। वो भगवान जगन्नाथ आराधना करते थे। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में वो पूरी तरह से लीन रहते थे। उन्होंने मन बनाया कि गांव खिरबी जगन्नाथ धाम पर तक दंडोती लगाते हुए उन्हें जाना चाहिए, तभी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो। भगवान जगन्नाथ ने उनके स्वप्न में आकर कहा कि यहाँ मत आओ और आपके यहाँ गहवर वन है, वहाँ एक श्यामा गाय आती है, उससे जो दूध की धार निकले वो जहाँ तक जाकर रुके वहीं खुदाई करो। जहाँ मेरे स्वरूप एक मूर्ति निकलेगी उसे वहीं विराजमान कर देना, जो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होगा। भक्तों ने श्रद्धा भाव से इसके दर्शन किए और जो भी भक्त यहाँ पूरे श्रद्धा भाव के साथ यहाँ आता है तो उसकी पूरी मनोकामनाएं होती है। यानी कि 400 सालों से फागुन मास की जया एकादशी के दिन यहाँ मेला लगता आ रहा है। बात करें होडल ब्रज नगरी की, तो होडल ब्रज नगरी में और फागुन में ब्रज में फागुन के 1 महीने तक होली रहती है। होली की धूम रहती है, कहीं लठमार होली होती है तो कहीं लड्डुओं की होली होती है तो कहीं गुलाल की। ब्रज के हर गांव में देवर भाभी की होली के रस्सियों पर नाचते हैं। ब्रज की होली देखने और खेलने के लिए भारत से तो लोग आते ही हैं, साथ ही विदेशों से भी ब्रज की होली देखने के लिए लोग आते हैं और इस होली का आनंद लेते हैं। एकादशी के पावन पर्व पर भगवान जगन्नाथ जी आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी का ही यहाँ प्रकट भाव है। इस वजह से यहाँ भक्तों में काफ़ी सैलाब है, उमराव है। दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं। तो कहाँ से लोग आते, कितने लोग यहाँ पर आए? इसमें हमारे यहाँ ग्राम शेषसाई में लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुबह से शाम तक लाखों में दर्शनार्थी निकल जाते हैं और यहाँ जो भी भगवान की दर्शनों के लिए आस्था के लिए आता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये मेला जो लगाया जाता है किस उपलक्ष्य? मेले का महत्व है, इस मेले पर भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ प्रकट भाव होता है, इसलिए
इस मेले का आयोजन होता है। तो मैंने बताया जाता है कि कोई यहाँ के जो भक्त हुए थे जिन्होंने यहाँ दर्शन दिए थे, कुछ ऐसा भी इतिहास है। फिर भी गाँव के 2 भगत हुए थे जो कि यहाँ से दंडौती देते हुए जगन्नाथ जी के लिए गए थे। रास्ते में भगवान जगन्नाथ जी ने उनको स्वप्न दिया था कि आप यहाँ मत आओ और यहाँ की वजह आप शेषशाही धाम गहवर वन में आप जाकर एक श्यामा गाय आती है और वहाँ आके वो खड़ी हो जाती है और उसके थनों से स्वतः ही दूध निकलता है। जहाँ वो दूध की धारा आएगी वहाँ समझो उसको जगह को खुदाई करने के बाद श्री लक्ष्मी नारायण जी का प्रकट भाव होगा। लक्ष्मी नारायण जी लक्ष्मी के पति हैं नारायण, उनको एक नाम पौड़नाथ भी कहा गया है क्योंकि गुजराती भाषा में लेटने को पौड़ना बोलते हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।